इसमें थोड़ा छूट गया और उससे आगे हम फिर वही पॉइंट आगे देखते हैं कि भारत में, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का विकास किस तरह से हुआ। ऐसे कौन कौन से जैसा कि हमने देखा था कि भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे भी पहले जलयानों का निर्माण हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली, जो पात्र मिले, उन पात्रों पर जलयानों या नाव के जो चित्र है वो अंकित थे। फिर हमने देखा जो नाव है या नव शब्द है कहाँ से लिया गया, संस्कृत भाषा का शब्द है, नव से नाव हो गया उर्दू भाषा का। फिर नवनदी या नेविगेशन शब्द हो गया, नेविगेशन का अंग्रेजी का शब्द हो गया नवनदी। तो इस तरह से हमने नाव का जो है नाविक शक्ति है उसका विकास कर रहे हैं। अब हम एक ग्रंथ का नाम है युक्तिकल्पतरु। युक्तिकल्पतरु एक ग्रंथ है, धारलंबी राजा भोज के द्वारा ये लिखा गया था और इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण और उनके प्रकारों का उल्लेख राजा भोज ने किया। युक्तिकल्पतरु एक ग्रंथ है जो राजा भोज, धारलंबी के राजा भोज के द्वारा लिखा गया और इसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का उल्लेख किया गया है और उनके प्रकार का। इसी तरह एक यंत्र आता है लोह मत्स्य यंत्र। लोह मत्स्य यंत्र लोहे का बना हुआ मछली के आकार का ये यंत्र है और इस यंत्र में जो भारतीय नाविक है, इस यंत्र में लोह मत्स्य यंत्र में भारतीय नाविक दिशा के ज्ञान के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते थे, लोह मत्स्य यंत्र का। इसी ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया गया है। जैसे एक शब्द आता है कर्णधार, कर्णधार और महासार, ये दो शब्द है और इन दोनों का ही एक ही अर्थ होता है नौकाओं का प्रमुख। नौका का जो प्रमुख अधिकारी है उसको कर्णधार या महासार कहा जाता था। तो ये नाविक या नाविक शक्ति से संबंधित, नाव से संबंधित जो ज्ञान है हमें प्राचीन भारत में कुछ शब्द शब्दावलियाँ हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नौकाध्यक्ष नौकाओं का जो समूह है, नौकाध्यक्ष नौकाओं के समूह का प्रमुख अधिकारी होता था, इसको नौकाध्यक्ष कहा गया। जैसे विभिन्न बहुत सारी नौकाएं एक समूह में चलती थी और उस समूह का, उस नौकाओं के समूह का जो अधिकारी होता था उसको नौकाध्यक्ष कहा गया है। फिर हम बात करते हैं नियामक। नाव है वो पतवार से चलती थी और इस पतवार को जो संभालने वाला जो व्यक्ति है उसको नियामक कहा गया है। यानी पतवार को संभाल, पतवार पानी को काटने के लिए, पीछे धकेलने के लिए पतवार होती थी, उसको संभालने वाला व्यक्ति है उसको नियामक कहा गया। एक शब्द आता है इसमें दत्र रश्मि ग्राहक। दत्र रश्मि ग्राहक जो शब्द है वो जलपोत का प्रबंधन करने वाला स्वतंत्र अधिकारी है उसके लिए किया गया है। ये बड़े बड़े विशाल जलयान होते थे, इन जलयानों का प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति है, मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति दत्र रश्मि ग्राहक कहलाता था। इस तरह से प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का विकास हुआ। नेक्स्ट जो हमारा नया टॉपिक है वो पाषाण संस्कृति से है कि भारत में पाषाण संस्कृति का विकास किस तरह से हुआ। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नाविक शक्ति से, प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति से संबंधित है कि भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। इतिहास की बात की जाए इसको प्रागैतिहास, यानी हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। इतिहास है इतिहास शब्द है कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास वो है जिससे हमें वह कालखंड जहाँ से हमें लिखना, यानी जब से मनुष्य लिखना व पढ़ना जान गया था, लिखना वह जान मानव द्वारा लिखना पढ़ना सीखा गया, वहां से जो इतिहास शुरू होता है वो जो जानकारी है उसको इतिहास कहेंगे।
इतिहास से पहले की जो घटना है और एक है पाषाण संस्कृति। तो यहाँ पे इस काल में जो मनुष्य इस काल में प्राग इतिहास में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पाषाण संस्कृति है, पाषाण जो युग है उस समय मनुष्य अधिकांश जो वस्तुएं हैं उसकी पत्थर की होती थी, इसलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा गया है। तो भारत में पाषाण संस्कृति का विकास कैसे हुआ, प्रागैतिहासिक जो काल है उसका किस तरह से विकास हुआ। तो भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति का विकास, प्राग इतिहास यदि मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था इस काल में, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पाषाण जो काल है या पाषाण युग है वो कि प्रारंभ इसका जो पाषाण जो संस्कृति है उसमें मनुष्य पत्थर के उपकरणों का उन्हीं का उपयोग करता था मनुष्य। और ये पाषाण काल है इसमें हमें 20 लाख वर्ष पूर्व के उपकरण भी मिले हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व के उपकरण। ये पाषाण युग की विशेषता है। पाषाण युग है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। निम्न, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। पूरा पाषाण जो काल है, पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का माना गया है। तो कुछ अवशेष इसके मिले हैं जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं, हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है, वहां पे कुछ अवशेष मिले हैं और वो अवशेष 20 लाख वर्ष पूर्व के माने गए हैं। ये पूरा पाषाण है। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव है यायावर जीवन या जीवन व्यतीत करता था। वो जानवरों को मार करके खा लेता था और जंगलों में छुपा रहता था, गुफाओं में वो छुपा रहता था। एक तरह से हिंसक जीवन है। और यहाँ पर जो मनुष्य है उसके अधिकांश जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं वो पाषाण या पत्थरों की होती थी। वैसे तीनों में ही पत्थरों की है, लेकिन यहाँ पर है उसके जो उपकरण है, उपकरण सुदृढ़ नहीं थे, सुगढ़ नहीं थे। ऐसे बोधरे जो है तो उनका वो एक निश्चित आकार नहीं था, उपकरणों का गोल नहीं थे, सुगढ़ आकार के नहीं माने गए थे इस काल में। क्योंकि यायावर जीवन व्यतीत कर रहा है, एक जंगली जीवन व्यतीत कर रहा है आदि मानव। तो ऐसे जीवन में उसके जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें कोई निखार नहीं था। फिर आता है मध्य पाषाण। ये मध्य पाषाण काल है, उसका जो समय है भारत में 12,000 वर्ष पहले का माना गया है। 12,000 वर्ष पहले जो मनुष्य था वो आखिर तक यानी शिकारी के रूप में आ गया। और वो अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था। यहाँ पे वो खाद्य का संग्रह भी करने लग गया। खाद्य संग्रह यानी खाने की जो वस्तु है उसको वो कुछ समय तक रखने लग गया। पशुपालन यानी अब वो पशुपालन भी करने लग गया था, क्योंकि पशु उसके जो है आवश्यकता की जो चीजें हैं उनकी पूर्ति करते थे। इसलिए पशुपालन एक अस्थायी निवास, अस्थायी आवास बनाकर रहता था वो मध्य पाषाण काल में। अस्थायी आवास जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति एक स्थान से होती थी तब तक उस स्थान पर वो रहता, उसके बाद में वहां से वो दूसरी जगह पर चला जाता था। तो अस्थायी आवास बनाकर वो रहने लगा। इसके अलावा अब वो मृत भांडों का भी प्रयोग करने लग गया। हमने पहले देखा पूरा पाषाण काल में पूरी तरह से पत्थरों पर आधारित उपकरण होते थे, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन है उनका उपयोग भी वो करने
लेकिन अब मनुष्य, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आग का आविष्कार हो गया। आग जलाना सीख गया मनुष्य, और आग जलाना सीख गया इसका मतलब हुआ कि वो भोजन को पकाकर खाने लग गया। इस तरह से उसके जीवन में सुधार आया। एक यायावर जीवन, एक जंगली जीवन, एक हिंसक जीवन व्यतीत कर रहा है आदि मानव, तो उस जीवन में उसके सुधार आया 12,000 वर्ष पहले। फिर उसके बाद में देखते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण युग की हम बात करें तो अब मनुष्य पहले अस्थायी निवास में रहता था, लेकिन अब मनुष्य स्थायी रूप से रहने लग गया, क्योंकि पहले वो सिर्फ पशुपालन ही करता था, अब कृषि व पशुपालन दोनों करने लग गया। कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करने लग गया, और इसके लिए अब वो स्थायी निवास बना करके रहने लग गया। पहले उसके जो उपकरण है, यहाँ हमने उपकरणों की बात की, यहाँ उपकरण इसके सुगढ़ हुए थे, तीखे गोल उपकरण बनने लगे। लेकिन तीसरा जो नवपाषाण युग है, नवपाषाण युग में अब जो उपकरण है धातु के भी बनने लगे। पहले पत्थर, पत्थर के बाद में मृद भांड, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों के बाद में धातु का भी उपयोग होने लग गया। तो कुल्हाड़ी, हसूला आदि जो उपकरण है वो धातु के बनने लगे। पशुपालन और कृषि कार्य को करने लग गया, और एक जगह टिक कर रहने लग गया। एक जगह टिक कर रहने लगा। तो इस तरह से मनुष्य है, यहाँ हम कह सकते हैं कि पहिए का जो आविष्कार है वो यहीं से माना गया है। पहिए का या महर का चाक है वो यहीं से नवपाषाण युग में ही शुरुआत मानी गई। इस तरह से पाषाण युग है वो 3 भागों में बटा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने धातु का उपयोग करना भी सीख लिया था। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, प्रागैतिहासिक सेल कला। आदि मानव है वो अपने शिकार के बाद, शिकार या अपने भोजन के बाद, भोजन करने के बाद वो अपने शैलाश्रयों में निवास करता था। ये शैलाश्रय जंगलों में अंदर जो गुफाएं होती थी पहाड़ों में, उनमें वो रहता था, और ये शैलाश्रय उसके शैलाश्रयों के अंदर रहते हुए विभिन्न प्रकार का वो अपने जीवन से संबंधित चित्रांकन करता था। तो ये चित्रांकन, ये चित्रकला, ये शैल चित्रकला कहलाती है। ये आदि मानव द्वारा शैलाश्रयों की दीवार और छतों पर उसके जीवन से संबंधित जो चित्रांकन किया गया, वो चित्रांकन शैल चित्र कहलाता है। बहुत से ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर आदि मानव के द्वारा शैल चित्र बनाए गए या उसके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। तो ये शैल चित्र हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन की जानकारी हमें देते हैं। ये शैल चित्र है आदि मानव के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी इन शैल चित्रों के माध्यम, यानी इन शैलाश्रयों के अंदर वो अपने उसके मन में जो विचार आते थे, उन विचारों को इन दीवारों पर या जो छतें हैं उन छतों पर उकेर देता था। तो इस तरह से आदि मानव के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमने इन शैल चित्रों के माध्यम से। वर्तमान में विश्व के लगभग 22 देश है, लगभग 22 देश हैं वो इन शैल चित्रों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ भारत में कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जिनसे हमें इन शैल चित्रों की जानकारी मिलती है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी का क्षेत्र, अजंता जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व विरासत, ये अजंता है विश्व विरासत सूची में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल। यहाँ भी जो शैल चित्र मिले हैं, इसके अलावा राजस्थान में अलियां, कोटा में, होशंगाबाद, ये सभी राजस्थान के हैं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो ऐसे
स्टार्ट होगा वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा हड़प्पा, ये इसका नाम है हड़प्पा, सिंधु सरस्वती या सिंधु सभ्यता। तो ये सारी चीजें हैं वो क्यों हुआ ऐसा इसका नाम, तो हम जो हमारे सिलेबस में है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसी को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु और सरस्वती। तो ये सरस्वती जो नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये सिंधु नदी है वो सरस्वती नदी है, ये इसका उल्लेख वैदिक काल में भी हुआ है पवित्र नदी के रूप में। सरस्वती नदी ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है पवित्र नदी के रूप में। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन भारत में सरस्वती नदी के आसपास ही अधिकतर स्थल मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। इसमें सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी माना जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज शुरू हुई या इस सभ्यता का विकास हुआ, और फिर उसके बाद में जो स्थल मिले भारत में वो सरस्वती नदी के, और इस तरह से इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता हुआ। और इसका जो प्रथम स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बात करें इसकी खोज पता कैसे चला, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि 1856 में वैसे भारत में जो रेल का विकास हुआ 1854 में, सबसे पहले जो रेल चली थी भारत में 1853 में चली थी। भारत में जो वर्तमान पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा था 1947 से पहले। तो लाहौर और कराची का जो लाहौर और कराची ये दो शहर है वर्तमान में पाकिस्तान में। यहाँ पर 1856 में लाहौर और कराची के मध्य में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और रेल लाइन बिछाने के लिए पटरी बिछाने से पहले मिट्टी की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर लाहौर के पास में ही एक बहुत ऊंचा टीला था, और उस टीले से मिट्टी लाई गई, रेल लाइन या पटरी बिछाने के लिए मिट्टी लाई गई। 1856 की मैं बात कर रहा हूँ, 1856 में ये घटना घटित हुई जब टीले को खोदा गया, है ना, उसकी खुदाई हुई उस टीले की, तो वहाँ पर कुछ ईंटें निकली, वहाँ पर ईंटें निकली। इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अधिकारी थे, दो भाई थे बर्टन बंधु। इन बर्टन बंधुओं ने जानकारी दी ब्रिटिश सरकार से कहा कि एक टीला है लाहौर में, और वो टीले में कुछ ईंटें निकली है, शायद यहाँ पे कोई सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन बर्टन बंधुओं की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ये बात 1856 में दब गई, यानी इस बात पर कोई विचार नहीं हुआ। फिर 1856 में ये काम हुआ के मध्य रेल लाइन का कार्य शुरू। बर्टन बंधुओं द्वारा जानकारी
दी गई। फिर 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में भारतीय पुरातात्विक हमने पुरातात्विक साक्ष्यों में देखा था। पुरातात्विक वो डिपार्टमेंट एक विभाग बना दिया गया जो सर्वे करता था कि कौन सी जगह पर ऐसे स्थल या हमें मिल सकते हैं उत्खनन के द्वारा सामग्री प्राप्त करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया 1861 में। फिर हम बात करते हैं जो 1861 में इसकी स्थापना की गई, वो स्थापना की गई थी कन्नम के द्वारा। फिर 1904 में एक व्यक्ति आया इस सर्वेक्षण पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनके सर जॉन मार्शल इस विभाग के निदेशक बने। 1904 में सर जॉन मार्शल है वो इस विभाग के निदेशक बने और उनके निर्देशन में आगे कार्य हुआ। अगर हम बात करें कि इसका जो नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता, वो सर जॉन मार्शल ने ही दिया था, क्योंकि पहला स्थल खोजा गया सबसे पहले इस सभ्यता का वो था हड़प्पा, इसलिए सर जॉन मार्शल की सिफारिश पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वैसे इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता था। हम आगे फिर बात करते हैं 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई और हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी है उनके द्वारा ये कार्य किया गया सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और दयाराम साहनी ने यहाँ। फिर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। देखो हमें ये शुरुआत या निर्देशन जो है 1904 में सर जॉन मार्शल बने इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। सर जॉन मार्शल है उसके निर्देशन में ही 1921 में दयाराम साहनी ने एक स्थल की खोज की सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के पास में, और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। तो पहला जो खोजा गया जो स्थल है वो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज के बाद में एक वर्ष बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी और ये DR साहनी, इस तरह से दोनों स्थलों की खोज हुई। और इस तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो शुरुआत मानी गई है। हम सर्वाधिक जो भौगोलिक व सांस्कृतिक विस्तार भारत में हम इसका देखते हैं सबसे ज्यादा, तो गुजरात में सबसे ज्यादा इसका सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है गुजरात में है, भारत में। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, संपूर्ण सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार या सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए वो भारत में खोजे गए। लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है।
उनमें सबसे ज्यादा भारत में और उसके बाद में है पाकिस्तान में। तो इस तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता लाहौर और कराची में मध्य रेल लाइन की शुरुआत हुई। वहाँ पे बर्टन कनगो ने ये जानकारी सरकार को दी 1856 में, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1861 में कनिंघम के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और 1904 में सर जॉन मार्शल इस विभाग के निदेशक बने। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राधादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद में जो सर्वाधिक भौगोलिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है और यहाँ पर जो लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी वो बहती थी इन राज्यों के आसपास। इसलिए इस सभ्यता का विस्तार इन राज्यों में प्रमुख रूप से बताया गया है। लुप्त जो सरस्वती नदी है उसका क्षेत्र, और इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता उपनाम पड़ा। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो इसका जो विस्तार है सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार। भारत में जो इसका विस्तार है वो अगर हम देखें, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर में मांडा, ये भारत में जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। उत्तर में मांडा है, वो इसका उत्तरी जो छोर है। भारत में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में मांडा में है, दक्षिण में है दैमाबाद, पूर्व में है आलमगीरपुर, ये यूपी में है, और यहाँ पे जो पश्चिम में है वो है सुतकांगेडोर, और ये पड़ता है बलूचिस्तान में। इस तरह से ये जो भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है वो पहले जब ये बलूचिस्तान भी भारत में था उस समय ये जो है मांडा जम्मू कश्मीर में, उत्तर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान तक इसका विस्तार बताया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता का। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। वर्तमान में इसकी बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है संपूर्ण सिंधु सरस्वती सभ्यता का वो लगभग है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में माना गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक इसका जो विस्तार है वो माना गया है। नेक्स्ट हम आगे इसकी बात करेंगे, इसके प्रमुख जो स्थल है उनकी बात की जाए तो सर्वाधिक जो स्थल है वो भारत में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक स्थल वो भारत में 917
भारत में, फिर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में स्केल 481, 2 अफगानिस्तान में भी है इसके, अफगानिस्तान 2 स्थल। तो इस तरह से इसका विस्तार लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं अब तक इस सभ्यता के, और सिंधु सभ्यता के जो विस्तार है वो लगभग इस क्षेत्र में किया गया है। वह वर्तमान में इसका उत्खनन कार्य प्रगति पर है। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में भी जो उत्खनन कार्य है वो प्रगति पर है। अभी भी बहुत से जो स्थल है वो खोजे जा रहे हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो स्थल अब तक खोजे गए तो वो भारत में 917। हम बात करें अफगानिस्तान की तो यहाँ पर 2 स्थल मुंडीगाग व सूरतगोई, ये 2 स्थल है वो अफगानिस्तान में मिले। और भारत में जो प्रमुख स्थल है उनका भी हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन से स्थल कहाँ से मिले हैं। फिर हम बात करते हैं भारत में जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ मिले। तो विस्तार के बाद में प्रमुख स्थल है वो है, हमने बलूचिस्तान के बारे में देखा। बलूचिस्तान में कांगेलोर ये प्रमुख स्थल था। कांगेलोर, इसके अलावा सुक्काकोट और बालाकोट जो भारत सरकार के द्वारा किया गया कुछ दिन पहले आपने बारे में बालाकोट भी है सभ्यता स्थल माना गया। कांगेलोर एक है सुक्काकोट। अभी हमने इसमें देखा था अफगानिस्तान मुंडीगाग व सूरतगोई। इसके अलावा हम बात करें सिंध की, सिंध ये पाकिस्तान में है सिंध। तो मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो और इसके अलावा है कोट दीजी आदि। फिर सिंध पाकिस्तान में, इसके अलावा पंजाब पाकिस्तान का, पंजाब ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे जो स्थल है वो है हड़प्पा। दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए। यहाँ पे हड़प्पा, रहमान ढेरी, गनेरीवाल आदि क्षेत्र है। फिर आता है इसके बाद में भारत का पंजाब ये भारत में, यहाँ पे रोपड़ और इसके एक स्थल और है संघोल ये पंजाब। और नेक्स्ट जो है देखते हैं हरियाणा का जो प्रमुख स्थल है बनावली। हरियाणा में प्रमुख स्थल खोजा गया बनावली के अलावा राखीगढ़ी और मीताथल आदि। फिर आता है ये हरियाणा, पंजाब भारत का गया, गुजरात या राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में है कालीगंगा
पीलीभंगा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आलमगीरपुर के अलावा एक स्थल और है हुलास, यहाँ पे। फिर आता है राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद में आ गया गुजरात में है धोलावीरा, लोथल, प्रभास पाटन, रंगपुर आदि। और फिर आता है महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जो इस सभ्यता का जो दक्षिण का जो स्थल है वो है दैमाबाद। तो इस तरह से प्रमुख जो स्थल है अफगानिस्तान में 2 मुंडिका कोई, सिंध पाकिस्तान में जो है उसमें मोहनजोदड़ो, चहुल्लो, कोटदीजी, जुदिर-जोदड़ो आदि जो स्थल है वो सिंध पाकिस्तान में। फिर पंजाब जो पाकिस्तान में है उसमें हड़प्पा, हनुमानढेरी, गडेरीवाल आदि स्थल बचे हुए। एक भारत का जो पंजाब है उसमें रंबड़, सगोल है, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, मुक्ताथल आदि स्थलों की खोज की जा चुकी है। इस तरह से अभी भी ये कार्य चल रहा है, इस पर खोज या उत्खनन का कार्य सिंधु सरस्वती सभ्यता के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सरस्वती नदी के बारे में है कि सरस्वती नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसके आसपास ही इस सभ्यता के स्थल बचे हुए। भारत में कौन कौन से स्थल थे जो इस सरस्वती सभ्यता या सरस्वती नदी के किनारे बचे हुए। तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें सरस्वती नदी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करें और